हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो से हम चैप्टर 9 की यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अब क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी लंबी है तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विथ पार्ट 1। देखिए, ये चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती है तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, वही चीज हम ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपके टैक्स हो सकते हैं, सब्सिडी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। तो क्या क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। देखिए, जब पिछले वीडियो में हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट। इट ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूव्ड वेलफेयर, क्योंकि वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स इम्प्रूव होती है, राइट। लेकिन हमने ये भी कहा था कि देयर इज अदर साइड टू ट्रेड एज वेल, जहाँ पे ट्रेड की कई सारी डिसएडवांटेजेस भी होती है। और उनमें से एक मेजर डिसएडवांटेज था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फेयर कंपटीशन हो, यानी कि एक कंट्री को ज्यादा फायदा होता है, दूसरे कंट्री को कम फायदा होता है, ऐसा हो सकता है, राइट। और ये डिसएडवांटेज के वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? डोमेस्टिक फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज का होता है। देखिए, अगर आपके देश में बहुत सारे इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं और सस्ते में इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनके गुड्स बिकेंगे नहीं, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, राइट। तो जो आपकी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डोमेस्टिक फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज है, उनको हैवी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसी नुकसान से बचाने के लिए और एक फेयर कंपटीशन कराने के लिए ही इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी का यूज किया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट हैव हिस्टोरिकली यूज्ड वेरियस प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, जिसको हम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, ऑल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड शेपिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट हमेशा से हिस्टोरिकल पीरियड से ही ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते आ रहे हैं अपने देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। These trade policy tools include both price-related measures called tariffs and non-price related measures known as non-tariff measures, ठीक है। तो ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं? पहले आपके आते हैं टैरिफ। टैरिफ्स होते हैं बेसिकली आपके टैक्सेस, ठीक है। तो ये टैक्सेस क्या करते हैं? जो इंपोर्टेड कमोडिटी है उनकी प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ओके। एंड देयर इज अनदर मेजर कॉल्ड एज नॉन टैरिफ मेजर। तो ऑब्वियसली नॉन मतलब दिस इज नॉट टैक्सेस, ठीक है। नॉन टैक्सेस मेजर्स, तो ये क्या करते हैं? ये प्राइस को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली ये ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और इनडायरेक्टली प्राइस को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेजर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो आज के इस वीडियो में हम टैरिफ मेजर्स पे फोकस करेंगे। टैरिफ मेजर्स क्या है ये जानेंगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ्स जो लगती है इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड कमोडिटीज पे, और इसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरिफ्स। सो टैरिफ्स है क्या? देखिए, टैरिफ्स ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटीज आर बेसिकली टैक्सेस और ड्यूटीज imposed on goods and services which are imported or exported। तो टैरिफ बेसिकली क्या है? ये एक टाइप ऑफ टैक्स ही है जो हम लगाते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ को हम कस्टम ड्यूटीज भी कहते हैं, और ये बेसिकली आपकी बॉर्डर में लगाई जाती है, देश की बॉर्डर में। जब भी बॉर्डर से अंदर कोई भी सामान आ रहा है, यानी कि सामान इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पे भी हम टैक्स लगाते हैं। और कई कबार जो बॉर्डर से बाहर सामान जा रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बॉर्डर के बाहर, तो उसमें भी कई कबार टैक्स लगता है। तो ये दोनों टाइप के टैक्सेस को हम क्या कहते हैं? हम टैरिफ कहते हैं, या फिर इसे हम कस्टम ड्यूटीज भी कहते हैं। ड्यूटीज का मतलब बेसिकली टैक्स ही होता है, ठीक है। It is defined as a financial charge in the form of a tax imposed at the border
on goods going from one custom territory to another. देखिए एक कंट्री की जो बॉर्डर है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप ये कस्टम टेरिटरी पार करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री में या दूसरी कस्टम टेरिटरी में ले जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक टैक्स लगेगा, तो उसी को हम कहते हैं टैरिफ्स। Instead of a single tariff rate, countries have a tariff schedule which specifies tariff collected on every particular good and service. अब इसका क्या मतलब है कि for different goods and service there is a different rate of tariff which is collected, ठीक है। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल गुड्स बेच रहे हो, एग्रीकल्चरल गुड्स कहीं पे एक्सपोर्ट कर रही हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें अलग टैरिफ रेट लगता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें अलग रेट लगता है। तो फॉर एवरी गुड्स एंड सर्विस एक टैरिफ का रेट या फिर टैरिफ अमाउंट पहले ही डिसाइड किया होता है और उसके बेसिस में चार्ज किया जाता है, ठीक है। Import duties being pervasive than export duties, tariffs are often identified with import duties, and in this unit, the term tariff would refer to import duties. देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था पॉइंट 1 में कि टैरिफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों में लगता है, राइट। लेकिन ज्यादातर ना कंट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाह रही होती है, राइट। तो एक्सपोर्ट को वो ज्यादातर टैक्स नहीं करती, सिर्फ कभी कभार इन रेयर सर्कमस्टेंस ही एक्सपोर्ट में टैरिफ लगाई जाती है। ज्यादातर टैरिफ इंपोर्ट में ही लगाई जाती है। तो जनरली भी जब भी हम टैरिफ कहते हैं तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग में इंपोर्ट ड्यूटीज ही आती है। और जो भी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैरिफ्स पढ़ेंगे ना, तो आपको भी दिखेगा कि हम इंपोर्ट वाले टैरिफ्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और एक्सपोर्ट टैरिफ के बारे में हम एक आध एक्सपोर्ट टैरिफ ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट टैरिफ लगती ही बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टैरिफ एक्चुअल में लगाई क्यों जाती है। देखिए टैरिफ्स आर एम्ड एट ऑल्टरिंग यानी कि चेंजिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड so as to contract the domestic demand and thus regulate the volume of imports. So tariff क्या काम करता है कि जो goods and services आपके देश में import हो रहा है उनकी prices में change कर देता है, यानी कि usually prices increase कर देता है, ताकि देखिए जब भी prices increase हो तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है, राइट। तो यही पर्पस है कि डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स कम हो जाए, और जब डिमांड कम होता है तो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स यानी कि कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है वो भी कम हो जाता है, राइट। तो इस तरह से इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टैरिफ लगाई जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। मान लीजिए आप कंट्री ए में है, ठीक है, और डोमेस्टिकली आप कार मैन्युफैक्चर करते हैं और आपकी कार की वैल्यू सेलिंग प्राइस हो जाती है 10 लाख। अब मान लीजिए कंट्री बी भी कार मैन्युफैक्चर करता है और वो ए को इंपोर्ट करता है, ए को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि कंट्री ए इज द इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। बी ए को कार भेज रहा है, तो यहाँ पे उसकी कार की प्राइस हो जाती है 1 लाख। अब मान लीजिए जब भी ये दोनों कार मार्केट में आएंगे, कंट्री ए के मार्केट में आएंगे, तो लोग कौन सा गाड़ी प्रिफर करेंगे, ये सस्ता वाला प्रिफर करेंगे, राइट। मान लीजिए सेम टाइप की गाड़ी है, सब कुछ सेम है, बस प्राइस में फर्क है, तो लोग तो ये सस्ता वाला प्रीफर करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो कंट्री ए के डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनकी गाड़ी बिक्री नहीं होगी, सेल नहीं होगी, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके इनकी मार्केट ही खत्म हो जाएगी, सारा मार्केट ये कंट्री बी वाले कार ले लेगा। तो इस तरह से आपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका बिजनेस बंद ना हो जाए और उनको भी एक फेयर चांस मिले मार्केट में अपना मार्केट जमाने का, तो इस वजह से क्या करती है कंट्री ए की गवर्नमेंट, क्या करती है कि जो भी ये गाड़ी इंपोर्ट हो रही है फ्रॉम कंट्री बी, इसमें ये टैक्स लगा देती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइस कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो ये अपनी जो डोमेस्टिक गाड़ी है उसके बराबर यहाँ पे इंपोर्ट गाड़ी की भी प्राइस कर। तो इस तरह से क्या होगा, अब एक फेयर कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टेड कमोडिटीज, ठीक है। तो इस तरह से किसी को भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, एक फेयर कंपटीशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी के लिए टैक्सेस या टैरिफ लगता है, ठीक है। और ये टैक्सेस को जो स्पेशली हम इंपोर्टेड गुड्स में लगाते हैं उनको हम टैरिफ कहते हैं, ठीक है।
tariffs leave the world market price of the goods unaffected while raising the prices in the domestic market. अब जो हमने कहा था कि 8 लाख प्राइस है कंट्री बी की गाड़ी की, राइट? तो देखिए ये दुनिया भर में इसकी प्राइस 8 लाख ही रहेगी, लेकिन जब आपके कंट्री में ये आएगा तब आप इस पे टैक्स लगाओगे और सिर्फ आपकी कंट्री में इसकी प्राइस 10 लाख हो जाएगी, ठीक है? तो टैरिफ क्या करती है, सिर्फ आपके कंट्री में प्राइस चेंज करती है, कीपिंग द वर्ल्ड प्राइस, ठीक है, द प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट द सेम। सिर्फ आपके देश के लोगों के लिए ये 10 लाख प्राइस। ओके ओके, द मेन गोल ऑफ टैरिफ is to raise revenue for the government and more importantly to protect the domestic import competing industries। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है टैरिफ का, जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है जो इम्पोर्टेड गुड्स के साथ compete कर रही है उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसलिए टैरिफ लगाते हो। और जो टैरिफ है वो बेसिकली टैक्स ही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करती है। आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, और साथ में जो 2 लाख आपने टैक्स लगाया वो भी आपके देश के गवर्नमेंट के जेब में चला गया, राइट? और ये पैसा गवर्नमेंट फिर कंट्री में यूज करती है। तो ये 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव होता है टैरिफ का, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, आपके मॉक टेस्ट में था, ठीक है, जून वाले मॉक टेस्ट में दिया था कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ टैरिफ, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, टू रेज रेवेन्यू, बोथ या फिर नन, ऐसे करके ऑप्शंस दिया था। तो हमारा आंसर होगा बोथ, क्योंकि दोनों ही काम टैरिफ करता है। ओके, अब हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स की, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स की, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ 12-13 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स दिया गया है, तो एक एक टैरिफ को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैरिफ। तो स्पेसिफिक टैरिफ में क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाता है फॉर ईच यूनिट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी। जैसे कि मान लीजिए आप बाइसिकल इंपोर्ट कर रहे हो, राइट? तो पर बाइसिकल, हर एक बाइसिकल के लिए ₹1000 अगर आप चार्ज कर रहे हो एज टैरिफ, एज टैक्स, तो इसको हम स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। तो देखिए एक बाइसिकल के लिए ₹1000, अगर आप 10 बाइसिकल इंपोर्ट करोगे देन इट विल बी ₹1000 इंटू 10, ठीक है। 20 करोगे तो 1000 इंटू 20, तो इस तरह से फिक्स अमाउंट आप चार्ज करते जाते। ओके ओके, सो देखिए स्पेसिफिक टैरिफ इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट और अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द कमोडिटी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। देखिए अब जैसे बाइसिकल तो आप एक यूनिट काउंट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे पर फिजिकल यूनिट आप टैक्स चार्ज करते हो। अब आटा जैसे चीज, सपोज आप फ्लावर इंपोर्ट करते हो या राइस इंपोर्ट करते हो, तो इसमें क्या आप एक एक यूनिट मेजर कर पाओगे? नहीं, आपको इसकी वेट के हिसाब से फिर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, जैसे कि पर केजी के लिए कितना टैक्स, राइट? तो या तो अकॉर्डिंग टू वेट या तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल यूनिट एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वही एग्जाम्पल दिया है, अ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ₹1000 may be charged on each imported bicycle. Now, the disadvantage of specific tariff as an instrument of protection of domestic producers is that its protective value varies inversely with the price of the import. यानी कि जैसे जैसे आपकी इंपोर्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, आपकी प्रोटेक्टिव वैल्यू कम होती जाती है। अब ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए जो आप बाइसिकल इंपोर्ट कर रहे हो ना, इसकी प्राइस है ₹10,000, ओके। अब चाहे प्राइस कोई भी हो, आपको तो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करना है स्पेसिफिक टैरिफ में, आपको तो पर यूनिट के हिसाब से करना है। सो वॉट एवर द प्राइस यू विल चार्ज ₹1000 एज टैरिफ, राइट? अब देखिए जब प्राइस 10,000 है और आप 1000 चार्ज कर रहे हैं, तो आप प्राइस के कितनी % चार्ज कर रहे हैं? 10% चार्ज कर रहे हैं, है ना? अब मान लीजिए यही जो बाइसिकल है फ्यूचर में जाके इसकी जो वैल्यू है, प्राइस है, ये 20,000 हो जाती है। अब प्राइस चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, स्पेसिफिक टैरिफ में आपका टैरिफ अमाउंट फिक्स्ड ही रहेगा, यानी कि इस केस में भी आप ₹1000 ही चार्ज करोगे एज
टैरिफ। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो आपकी वैल्यू ऑफ टैरिफ है वो कितनी रह गई, इट रिमेन्ड ओनली 5% ऑफ द प्राइस ऑफ द बाइसिकल, राइट। तो आप देखते हो जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है, आपकी जो वैल्यू है वो पहले 10 थी, अब 5 हो गई, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है ना, जो प्रोटेक्शन वैल्यू है, राइट, वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। Now, since the calculation of these duties do not involve the value of merchandise, custom valuation is not applicable in this case. अब देखिए, हमने क्या कहा है कि कितने भी चाहे प्राइस हो, ये जो स्पेसिफिक टैरिफ है उसमें एक फिक्स अमाउंट ही आप चार्ज करोगे, आप ₹1000 ही चार्ज करोगे पर बाइसाइकिल। भले ही बाइसाइकिल को प्राइस 5000 हो 10, आपको प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। कितनी भी प्राइस है, आपको तो पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करना है, ₹1000 ही चार्ज करना है। तो इसलिए यहाँ पे ना आपको कस्टम वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कस्टम वैल्यूएशन क्या होता है कि बॉर्डर में जब आप कैलकुलेट करते हो ना कि एक कमोडिटी की प्राइस कितनी होनी चाहिए या उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसको हम कस्टम वैल्यूएशन कहते हैं। बट स्पेसिफिक टैरिफ में आपको प्राइस या वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसलिए इस केस में आपको कस्टम वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आई होप आपको स्पेसिफिक टैरिफ समझ आ गया हो। Okay, now the next form of import tariff is your ad valorem tariff. देखिए, अब स्पेसिफिक टैरिफ में हम क्या करते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते थे, राइट। लेकिन एड वैलोरम टैरिफ में हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज करेंगे ऑफ द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी। देखिए, व्हेन द ड्यूटी इज लेविड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज वैलोरम टैरिफ। Example, a 20% ad valorem tariff on any bicycle generates ₹1000 payment on each imported bicycle priced at ₹5000। देखिए, मान लीजिए जो बाइसिकल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस है 5000 और आपने एड वैलोरम ड्यूटी लगा दिया 20%, तो कितना टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होगा, 20% ऑफ 5000, दैट इज ₹1000, ठीक है। एंड if the price rises to ₹10,000, अब मान लीजिए जो बाइसिकल की प्राइस है वो 5000 से 10,000 हो गई, तो अब आपका टैक्स कितना होगा। देखिए, जो परसेंटेज है वो तो सेम ही रहेगा, आपका एड वैलोरम टैक्स तो 20% ही रहेगा, लेकिन इट वुड बी 20% ऑफ दिस न्यू प्राइस, राइट। सो इट वुड बी 20% ऑफ 10,000, दैट विल गिव यू अ टैक्स ऑफ 2000। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जैसे बाइसिकल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आपकी टैक्स भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपकी प्रोटेक्टिव वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो जो पहले कमी थी, राइट, जो आपकी प्रीवियस टाइप ऑफ टैरिफ में जो कमी थी कि प्रोटेक्टिव वैल्यू कम हो रहा था विद द इंक्रीज इन प्राइस, वो कमी एड वैलोरम टैरिफ पूरी कर देता है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस। लेकिन देखिए, हर एक टैक्स की अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ एक डिसएडवांटेज भी होती है। तो एड वैलोरम टैरिफ की भी कुछ एक डिसएडवांटेज है, तो वो क्या है, देखिए, व्हाइल एड वैलोरम टैरिफ प्रिजर्व्स द प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ टैरिफ ऑन होम प्रोड्यूसर, इट गिव्स इंसेंटिव टू डेलिबरेटली अंडरवैल्यू द गुड्स प्राइस ऑन इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ लीडिंग टू रिड्यूस टैक्स बर्डन। अब क्या होता है कि ये टैक्स आपकी प्राइस में डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो जो कंट्रीज आपको एक्सपोर्ट कर रही है ना, जिनसे आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो क्या करते हैं कि जानबूझ के अपना प्राइस ना वो कम कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5000 की बाइसिकल है तो वो 4000 की बाइसिकल बता देते हैं। अब आपका जो 20% है वो 4000 पे लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से प्राइस को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की जाती है in this type of tariff, ठीक है। There is an incentive to deliberately undervalue the goods price on invoices and bills of lading। देखिए, जब भी दो कंट्री ट्रेड करते हैं तो बिल्स ऑफ लेडिंग उसे कहा जाता है, जो बिल एक दूसरे को दिया जाता है, जो इनवॉइसेस एक दूसरे को दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें जानबूझ के प्राइस कम लिखा जाता है ताकि टैक्स बर्डन कम। अब देखिए, इसको काउंटर करने का कई सारे मेजर्स है। गवर्नमेंट बहुत केयरफुली कस्टम वैल्यूएशन करती है, इसी वजह से कस्टम वैल्यू होती है, क्योंकि आप कभी भी जो ये प्राइस
वो बिल में लिख रहे हैं ना, उसको फेस वैल्यू में आपको नहीं लेना चाहिए, आपको खुद की एक प्राइस की वैल्यूएशन करनी चाहिए, तो उसी को हम कस्टम वैल्यूएशन कहते हैं। तो एड वैल्यूएशन टैरिफ में कस्टम वैल्यूएशन होता है, स्पेसिफिक टैरिफ में नहीं होता था, राइट, क्योंकि वहां पे आपको प्राइस से लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस से लेना देना है, तो इसलिए यहाँ पे कस्टम वैल्यूएशन होती है। Now, nevertheless, ad valorem tariffs are widely used across world. तो दो एक छोटी सी इसकी डिसएडवांटेज है या कमी है, इसको स्टिल बहुत वाइडली यूज किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये जो टैरिफ हमने अभी अभी डिस्कस किया है, दीज आर द टू मेजर फॉर्म्स ऑफ टैरिफ, राइट। लेकिन ये दो टैरिफ्स की भी अब अलग अलग वेरिएशंस है, तो ये वेरिएशंस अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट वेरिएशन इज मिक्स्ड टैरिफ। अब आपने नाम से ही समझ लिया होगा, मिक्स्ड टैरिफ में क्या होता है कि दोनों टैरिफ मिक्स होते हैं, यानी कि दोनों टैरिफ के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए, मिक्स्ड टैरिफ आर एक्सप्रेस्ड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि एड वैलोरम टैरिफ, और ऑन द बेसिस ऑफ अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि स्पेसिफिक टैरिफ depending on which generates the most income or least income in some cases for the nation. तो मिक्स टैरिफ में क्या किया जाता है, एड वैलोरम रेट भी लगाया जाता है एंड स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेसिफिक टैरिफ भी लगाई जाती है, एंड इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इनकम जनरेट कर रही है या इन सम केसेस कौन सा कम इनकम जनरेट कर रही है, तो उसको ही यहाँ पे टैरिफ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी ऑन कॉटन, आपने कॉटन में टैरिफ लगाया है 5% एड वैलोरम और ₹3000 पर टन, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके से पहले टैरिफ निकालनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा हायर है, फिर वो ही आपकी टैरिफ बन जाएगी। चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए पर टन कॉटन की प्राइस है ₹20,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड वैलोरम टैरिफ इज 5%, सो 5% ऑफ 20,000 वुड बी 1,000, राइट। और अब स्पेसिफिक ड्यूटी यहाँ पे कितनी है, 3,000 पर टन। तो देखिए, आप या तो 1,000 लगा सकते हो या तो 3,000 लगा सकते हो, लेकिन आपको लगाना है विच एवर इज हायर, तो इसलिए यहाँ पे आपकी टैरिफ हो जाएगी 3,000, ठीक है। अब कई केसेस में जो परसेंट एड वैलोरम मेथड से आप निकालते हो वो हायर हो सकता है, राइट। इन दैट केस एड वैलोरम वाला टैरिफ लगेगा, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे स्पेसिफिक टैरिफ हायर है, तो स्पेसिफिक टैरिफ यहाँ पे लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अनदर टाइप ऑफ टैरिफ दैट इज वेरी सिमिलर टू मिक्स टैरिफ इज योर कॉम्पाउंड टैरिफ, या जिसको हम कॉम्पाउंड ड्यूटी भी कहते हैं। देखिए, मिक्स टैरिफ में क्या होता था कि आप दोनों तरीके से टैरिफ तो निकालते थे, राइट। एड वैलोरम भी निकालते थे, स्पेसिफिक तरीके से भी निकालते थे, लेकिन दोनों में से एक ही टैक्स आप लगाते थे, जो भी हायर हो या जो भी लोअर हो। लेकिन कॉम्पाउंड टैरिफ में क्या होता है कि आप दोनों ही टैक्स लगाते हो, आप ऐड करते हो, दोनों तरीके से टैक्स निकालते हो, फिर दोनों टैक्स को ऐड करके जो टोटल आपका टैक्स बनता है वो आप लगाते हो, ठीक है। So compound tariff or compound duty is a combination of an ad valorem and a specific tariff. That is, the tariff is calculated on the basis of both the value of imported goods, that is ad valorem tariff, and the unit of measure of imported goods, that is specific duty. ठीक है। Thus, on an import with quantity Q and price P, a compound tariff collects revenue equal to TS into Q plus TA into PQ, where TS is the specific tariff and TA is the ad valorem tariff. देखिए, अब स्पेसिफिक टैरिफ कहाँ पे लगता है, क्वांटिटी में लगता है, राइट। तो इसलिए आपने TS into Q कर लिया। और एड वैलोरम टैरिफ कहाँ पे लगता है, वैल्यू ऑफ द गुड्स या प्राइस ऑफ द गुड्स। सो देखिए, पर प्राइस, पर यूनिट प्राइस को आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स आ गया, राइट। तो उसको आपने फिर एड वैलोरम ड्यूटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये दैट वुड बी TAPQ। तो ये आपका हो गया टोटल एड वैलोरम ड्यूटी, फिर दोनों को आपने ऐड कर दिया, सो दिस विल बी योर टोटल कंपाउंड टैरिफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ड्यूटी ऑन चीज एट 5%, एड वैलोरम प्लस 100 पर किलोग्राम। तो
तो देखिए चीज पे जो ड्यूटी है ना उसमें आपको एड वैलोरम भी लगाना है और स्पेसिफिक टैरिफ भी लगाना है 100 पर किलोग्राम। अब मान लीजिए चीज की प्राइस है 2000 पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5% एड वैलोरम लगाना है। सो 5% ऑफ 2000 वुड बी इट वुड बी 100, राइट। तो ये आपका 100। सो दिस ये आपका एड वैलोरम ड्यूटी हो गया 100। अब प्लस आपको पर केजी 100 स्पेसिफिक ड्यूटी भी लगाना है। तो यहाँ पे अगेन आपको ऐड करना पड़ेगा 100। सो आपका टोटल ड्यूटी हो जाएगा ₹200, ठीक है। तो दिस इज योर कंपाउंड टैरिफ। नाउ अनदर टाइप ऑफ टैरिफ इज योर टेक्निकल या अदर टैरिफ इसे कहते हैं। देखिए टेक्निकल टैरिफ में क्या होता है ना कि इंपोर्टेड कमोडिटीज की जो भी स्पेसिफिकेशंस है या उसकी जो भी टेक्निकल कंपोनेंट्स है उसके बेसिस में फॉर ईच कंपोनेंट आप अलग चार्ज करो, ठीक है। नाउ दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक contents of the imported goods, that is the duties are payable by its components or related items। देखिए एक ही गुड के कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट, अलग अलग टेक्निकल कंपोनेंट्स। तो अलग अलग कंपोनेंट्स में अगर आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, टैक्स चार्ज कर रहे हो, तो वो आपका टेक्निकल टैरिफ हो जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ₹3000 ऑन ईच सोलर पैनल प्लस ₹50 पर केजी ऑन बैटरी। देखिए अब सोलर, आपको सोलर यूज करने के लिए सोलर पैनल भी चाहिए होता है, बैटरी भी चाहिए होता है, राइट। तो ये दो कंपोनेंट्स है ये प्रोडक्ट। तो सोलर पैनल में फर्स्ट कंपोनेंट में आपने अलग टैक्स चार्ज कर लिया एंड सेकंड कंपोनेंट दैट इज बैटरी पे आपने अलग टैक्स चार्ज कर लिया। तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल या फिर अदर टैरिफ। नाउ इसके अलावा एक और टाइप ऑफ टैरिफ है दैट इज टैरिफ रेट कोटा। अब टैरिफ रेट कोटा में दो कंपोनेंट्स आते हैं, टैरिफ एंड कोटास। कोटास क्या होता है कि किसी भी चीज की नंबर पे या क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन लगाने को हम कोटा कहते हैं। ट्रेड के केस में आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की अगर क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन लगाते हो ना तो उसको हम कोटास कहते हैं। अब टैरिफ रेट कोटा में क्या होता है कि अप टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर या स्पेसिफाइड क्वांटिटी आप अलग टैरिफ चार्ज करोगे, यूजुअली लोअर टैरिफ चार्ज करोगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट आपने किया तो फिर आपको हायर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए टैरिफ रेट कोटास combine two policy instruments, that is quotas and tariffs. Imports entering under the specified quota portion यानी कि specified number तक are usually subject to a lower and sometimes even zero tariff rate, but imports above the quantitative threshold of the quota face a much higher tariff। ठीक है, कोटा से अगर बिलो है तो लोअर टैरिफ, कोटा से अगर ऊपर है तो हायर टैरिफ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 10,000 tons of sugar imported are subject to 5% tariff. Imports beyond 10,000 tons pays a 25% tariff। तो यहाँ पे कोटा कितना लगाया गया? 10,000 tons का कोटा लगाया गया। तो अप टू दिस लिमिट सिर्फ 5% चार्ज किया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने ये लिमिट क्रॉस किया तो जो एडिशनल यूनिट आपने इंपोर्ट किया उस पे आपको 25% टैरिफ चार्ज किया जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज योर मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। देखिए ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ है ना, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन या अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो ट्रेड है वो इजी करते हैं, राइट। ट्रेड बैरियर्स को कम करते हैं और टैक्सेस भी कम चार्ज करते हैं। कई सारे देश में कंट्रीज है जो WTO के मेंबर्स है, और जो भी WTO के मेंबर्स है ना, वो मेंबर्स एक आपस में थोड़ा सा कम टैरिफ चार्ज करते हैं, और वही जो कम टैरिफ है उसको हम मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ कहते हैं। क्योंकि टैरिफ कम है इसलिए हम उसको फेवर्ड कहते, फेवर किया है मेंबर कंट्री ने एक दूसरे पे। ठीक है। MFN टैरिफ यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, अ स्टैंडर्ड इंपोर्ट टैरिफ्स WTO मेंबर्स इम्पोज ऑन ईच अदर। ठीक है।
country promised to apply these tariffs to all WTO members unless involved in a preferential trade agreement. अब क्या होता है ना कि जो ये WTO डिसाइड करता है कि हम ये टैरिफ चार्ज करेंगे, तो सारे मेंबर कंट्री एक दूसरे को वही टैरिफ चार्ज करेंगे, वही रेट चार्ज करेंगे. लेट्स से एक डिसाइडेड रेट है 10%, तो सारे WTO के मेंबर्स 10% ही एक दूसरे को चार्ज करेंगे. लेकिन अगर कोई भी WTO का मेंबर ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, एक दूसरा अग्रीमेंट का पार्ट है जिसको हम प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं, और ये अग्रीमेंट के बदौलत दो कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे को 5% चार्ज करेंगे, तो इन दैट केस कंट्रीज क्या करेंगी, वो ये 5% ही चार्ज करेंगी. लेकिन अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, तो फिर जो 10% WTO ने डिसाइड किया है वही टैक्स चार्ज करेंगे. ठीक है, सारे जो WTO मेंबर्स है ना वो एक दूसरे को सेम चार्ज करते हैं, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. ठीक है, अब 10% मैंने एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एग्जाम्पल लिया, ऐसा नहीं कि सारे कमोडिटीज पे 10% करेंगे. एवरी कमोडिटी के लिए वो अलग अलग रेट डिसाइड करेंगे और फिर वही रेट चार्ज करेंगे. लेकिन विद इन द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है सारे मेंबर्स को वो सेम ही चार्ज करेंगे, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है और वो कम है MFN से, सो ऑब्वियसली प्रेफरेंशियल ट्रेड को ही वो मान्यता देके MFN को मान्यता नहीं देंगे. ओके, MFN rates are generally the highest tariff rates that WTO members charge each other. Countries not part of WTO may face even higher tariffs. अब जो एक आपस में तो इन्होंने 10 डिसाइड किया, लेकिन अगर कोई भी कंट्री के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं जो WTO का मेंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको ये थोड़ा सा हायर टैरिफ चार्ज करेंगे एज कम्पेयर टू WTO मेंबर कंट्री. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज योर वेरिएबल टैरिफ. वेरिएबल टैरिफ क्या है? इट इज बेसिकली अ ड्यूटी टिपिकली fixed to bring the price of an imported commodity up to the level of domestic support price for the commodity. अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए, हमने जो पहला एग्जांपल लिया था गाड़ी का, कि जो इंपोर्टेड गाड़ी है वो 8 लाख में आ रही है, जो आपकी डोमेस्टिक गाड़ी है वो 10 लाख में बन रही है, राइट? तो अब वेरिएबल टैरिफ क्या करता है, जो ये इंपोर्टेड गाड़ी है ना, इसको ये डोमेस्टिक गाड़ी के लेवल में ले आने की कोशिश करता है. तो इस लेवल में ले आने के लिए इसको यहाँ पे 2 लाख टैक्स चार्ज करना पड़ता है, राइट? तो ये 2 लाख टैक्स चार्ज करेगा. अब लेट्स से डोमेस्टिक में प्राइस 11 लाख होती, तो फिर ये कितना करता? इन दैट केस ये 3 लाख चार्ज करता. ठीक है, सपोज जो इंपोर्टेड गाड़ी है इसकी प्राइस 7 लाख होती, ठीक, और आपको 11 लाख के बराबर ले आना था, तो कितना चार्ज होगा? 4 लाख. तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन ये प्राइस क्या है और ये प्राइस क्या है, तो आपकी टैरिफ वेरी करेगी. लेकिन यहाँ पे एम क्या होता है कि जो भी इंपोर्टेड कमोडिटीज है ना, वो डोमेस्टिक प्राइस के बराबर में उनको लेके आए. तो बराबर में ले आने के लिए जितना आपको ऐड करना पड़ेगा आप करोगे. सो दैट इज योर वेरिएबल टैरिफ. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज योर प्रेफरेंशियल टैरिफ. देखिए, अभी अभी हमने बात किया था प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की, राइट? जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को थोड़ा कम रेट चार्ज करेंगे, तो वही कम रेट को हम प्रेफरेंशियल टैरिफ कहते हैं. देखिए, नियरली ऑल कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन एटलीस्ट वन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको हम PTA भी कहते हैं. PTAs involve mutual commitment to lower tariff between the participating countries. So जो भी ये ट्रेड अग्रीमेंट की पार्टिसिपेट करता है, जो जिसके बीच में ये ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो वो कंट्रीज एक दूसरे को लोअर टैरिफ चार्ज करेंगे. ठीक है, और वो लोअर टैरिफ को हम प्रेफरेंशियल टैरिफ कहते हैं. अब अगर हम एग्जाम्पल लें, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, तो देखिए मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होगा EU का. EU आपने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन में क्या होता है कि जो भी मेंबर नेशन EU के है, जो भी इनके मेंबर नेशन है EU मेंबर कंट्रीज, वो एक दूसरे को 0 टैरिफ चार्ज करते हैं ऑन गुड्स ट्रेडेड. तो कोई टैरिफ चार्ज ही नहीं करते, मतलब ये आपने जो EU मेंबर्स है उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं. तो इसको हम प्रेफरेंशियल टैरिफ एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कहेंगे.
सिमिलरली एक नाफ्टा करके ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। तो ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब भी ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो अगेन ये 0 टैरिफ चार्ज करते हैं फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह का हमने 2 प्रेफरेंस ट्रेड एग्जाम्पल देख लिया, प्रेफरेंस ट्रेड अग्रीमेंट का एग्जाम्पल देख लिया इन रियल लाइफ। और ये एक दूसरे के साथ जो रेट चार्ज कर रहे हैं ना, इसी को हम प्रेफरेंशियल टैरिफ कहते हैं। तो यहाँ पे रेट क्या है, इट इज 0। ठीक है, अब देखिए, अब प्रेफरेंशियल टैरिफ की भी ना एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखिए, हमने कहा था कि प्रेफरेंशियल टैरिफ में म्यूचुअल कमिटमेंट होता है, यानी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को लोअर रेट चार्ज करते हैं। लेकिन कई कबार क्या होता है ना कि जो एफ्लुएंट कंट्रीज होते हैं, यानी कि जो रिच कंट्रीज होते हैं, वो लोअर टैरिफ चार्ज करते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज से वापस एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें भी कम चार्ज करें। वो कहते हैं कि चलो आप तो डेवलपिंग हो, हम तो ऑलरेडी रिच है, ठीक है, तो हम आपको बेनिफिट दे देते हैं, हम आपसे कम चार्ज करेंगे, भले आप हमसे हायर चार्ज करो। तो इस तरह से आप यूनिलैटरल वन साइडेड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो, इसको हम यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। और अगर ये सिस्टम जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को कम चार्ज करते, अगर ये सिस्टम आपने जनरलाइज कर लिया, ठीक है, फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, तो फिर उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, ये एक प्रिवेलिंग सिस्टम है वेयर डेवलप्ड कंट्रीज ग्रांट यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड प्रेफरेंशियल टैरिफ, राइट। आप बेसिकली किसी कंट्री को जता रहे हो कि हम आपके साथ ट्रेड करने में प्रिफर कर रहे हैं, वही। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैरिफ इज योर बाउंड टैरिफ। अब बाउंड टैरिफ इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर WTO मेंबर्स। बाउंड टैरिफ में क्या होता है ना कि सारे WTO मेंबर्स मिलके एक लीगल कमिटमेंट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर तो एक दूसरे को चार्ज नहीं करेंगे। तो बाउंड टैरिफ में एक अपर लिमिट डिसाइड किया जाता है। लेट्स से मान लीजिए कि 30% एक अपर लिमिट डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो अब सारे जो WTO मेंबर्स है ना, वो बाउंड है टू चार्ज विद इन दिस रेट ओनली। 30 से ऊपर वो नहीं जा सकते, 30 से कम जा सकते हैं, ठीक है। एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे सेट कर दी गई है। अब आप कहोगे कि MFN भी तो वही था ना, MFN में भी तो आप एक रेट डिसाइड कर रहे थे। देखिए, बाउंड एंड MFN में क्या फर्क है कि बाउंड जो है ये एक मैक्सिमम रेट डिसाइड करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि WTO मेंबर्स ये मैक्सिमम रेट ही चार्ज करे एक दूसरे को, राइट। वो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि हम इससे कम रेट चार्ज करेंगे। तो मान लीजिए जो वो एक्चुअल उन्होंने डिसाइड किया कि वो 15% ही चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे MFN रेट तो उनका 15% हो गया, लेकिन बाउंड रेट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, इट विल बी योर 30%, यानी कि मैक्सिमम रेट जो उन्होंने कमिट किया है एक दूसरे को, ठीक है। So bound tariff is basically legal commitment where WTO members legally commit not to raise tariffs above a specified level. Bound rates are the highest import duty that can be levied on a product. देखिए, प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट बाउंड रेट होता है एंड डिफरेंट MFN रेट होता है, ठीक है। बाउंड टैरिफ्स आर ऑफन सेट ड्यूरिंग ट्रेड नेगोशिएशंस। दे आर परमानेंट and can only be increased through negotiation and compensation. देखिए, जो ट्रेड नेगोशिएशन में डिसाइड किया है वो बाउंडेड है, परमानेंट होता है। अगर आपको इसको चेंज कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, दोबारा एक डिफरेंट लीगल कमिटमेंट करना पड़ेगा, तभी आप चेंज कर सकते हो, वरना आप चेंज नहीं कर सकते। मेंबर्स कैन इम्पोज टैरिफ्स लोअर देन द बाउंड रेट। हाँ, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन इससे लोअर आप चार्ज कर सकते हो, और वही जो आप चार्ज करते हो लोअर, उसी को हम MFN कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए, बाउंड टैरिफ क्यों बनाई जाती है, ताकि WTO मेंबर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी रहे कि कितना भी हो, एटलीस्ट इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ये सबको एक भरोसा मिल जाता है, राइट, कि व्हाट इज द मैक्सिमम दैट कैन गो इज 30%, और इससे ऊपर तो नहीं जाएगा कभी भी। तो इस तरह से वो अपना ट्रेड पहले से ही प्लान कर सकते हैं, कितना उनको मैक्सिमम देना पड़ेगा वो पहले से ही प्लान करके उसके लिए वो कंसिडर करके ट्रेड कर सकते हैं, है ना। सो बाउंड टैरिफ इट इंश्योर्स प्रेडिक्टेबल ट्रेड
पॉलिसी। सडनली ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। चेंज भी हो तो 30 से ऊपर तो नहीं जाने वाली। तो इतना आपको एक श्योरिटी, एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है बिकॉज ऑफ बाउंड टैरिफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज योर अप्लाइड टैरिफ। अब अप्लाइड टैरिफ क्या है? देखिए, एन अप्लाइड टैरिफ इज द ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। देखिए, अगेन अप्लाइड टैरिफ भी आपकी WTO से रिलेटेड टैरिफ है, ठीक है। जो मेंबर्स एक दूसरे को एक्चुअली चार्ज करते हैं, ठीक है, वो हम अप्लाइड टैरिफ कहते हैं। अब आप कहोगे तो MFN टैरिफ भी तो वही था, ये भी तो वही जो मेंबर्स एक दूसरे को चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि देखो, हमने कहा था कि MFN टैरिफ तो होगा, राइट, लेकिन कंट्रीज के बीच में प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट भी हो सकता है और उसके बेस में प्रेफरेंशियल टैरिफ भी हो सकता है, राइट। तो अप्लाइड टैरिफ क्या होता है ना, कि जहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है तो अप्लाइड टैरिफ वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है वहाँ पे अप्लाइड टैरिफ विल बी इक्वल टू योर MFN टैरिफ, ठीक है। तो जो टैरिफ एक्चुअली लगाया गया है, या MFN लगाया गया है या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड लगाया गया है, तो वही आपका अप्लाइड टैरिफ बताता है। ओके, देखिए, अ WTO मेंबर can have an applied tariff for a product that differs from the bound tariff for that product as long as the applied tariff is not higher than the bound level। तो ये तो पता ही है, राइट, बाउंड लेवल तो मैक्सिमम लिमिट है ही, बाउंड टैरिफ जो है वो तो मैक्सिमम टैरिफ है ही, कभी भी आपका जो अप्लाइड टैरिफ है वो बाउंड से हायर नहीं हो सकता। तो देखिए, आपको ये चारों टैक्सेस में काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो जो चारों सिमिलर टैक्सेस है जो WTO मेंबर्स में लगाई जाती है, उनको एक बार हम समरी में देख लेते हैं कि चारों में फर्क क्या, एक ही साथ देख लेते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, बाउंड टैरिफ तो आपने समझ लिया, इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि ये तो मैक्सिमम टैरिफ है, ठीक है। आपने लिमिट सेट कर दिया, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये लिमिट्स अग्री किया गया है इन ट्रेड नेगोशिएशंस। अब इसके बाद आता है MFN टैरिफ। MFN टैरिफ क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ विच इज अप्लाइड टू ऑल WTO मेंबर्स। अब बाउंड टैरिफ के विद इन आप WTO मेंबर्स को एक स्टैंडर्ड टैरिफ चार्ज करते हो टू ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO, वो आपका MFN टैरिफ है, ठीक है। अब हमने कहा था कि कई मेंबर्स के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स होता है, तो इन दैट केस वो क्या करते हैं, वो प्रेफरेंशियल ट्रेड जो इनका प्रेफरेंशियल रेट है वो वही चार्ज करते हैं, वो MFN चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो देखिए, WTO के मेंबर्स MFN भी चार्ज कर सकते हैं एंड प्रेफरेंशियल भी चार्ज कर सकते हैं अगर उनका प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट पहले से है तो। यूजुअली प्रेफरेंशियल रेट जो है वो लोअर रेट होता है, तो अगर किसी के पास प्रेफरेंशियल रेट है तो वो प्रेफरेंशियल ही चार्ज करता है। पर अप्लाइड टैरिफ क्या होता है? इट इज द करंट टैरिफ इन प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि MFN टैरिफ भी वो हो सकता है एंड वो प्रेफरेंशियल टैरिफ भी हो सकता है। जो टैरिफ आप एक्चुअली चार्ज कर रहे हो ना, वो आपका होता है अप्लाइड टैरिफ। अब एग्जाम में ना स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं बिटवीन अप्लाइड टैरिफ एंड MFN टैरिफ। कैसे पता लगा? देखिए, अगर एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आपको दिए गए हैं कि इट इज द एक्चुअल टैरिफ दैट इज चार्ज्ड ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस, तो ये आपका आंसर होगा अप्लाइड टैरिफ, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज दी जाए कि इट इज अ स्टैंडर्ड टैरिफ दैट इज अप्लाइड टू ऑल WTO मेंबर्स, तो फिर वो आपका MFN टैरिफ हो जाएगा। आपको देखना है कि एक्चुअली चार्ज ये वर्ड यूज हुआ है कि नहीं। अगर एक्चुअली चार्ज वर्ड यूज हुआ है एंड एक्चुअली चार्ज ऑन MFN बेसिस, ऐसे अगर आपको दिया गया है तो वो आपका अप्लाइड टैरिफ होता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज एस्केलेटेड टैरिफ। देखिए, एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो ये वो टाइप की टैरिफ है जहाँ पे टैरिफ रेट इंक्रीज होती रहती है। बट किस बेसिस में इंक्रीज होती है? देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट वैल्यू चेन में आगे मूव करती जाएगी ना, आपका जो टैक्स है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। अब वैल्यू चेन का मतलब क्या है? देखिए, स्टार्टिंग में ना जब आप कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट विथ रॉ मटेरियल्स, लाइक, राइट। आप रॉ मटेरियल्स को पहले यूज करते हो एंड देन यू मेक सम काइंड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन इंटरमीडिएट गुड्स में आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हो
एंड फाइनली यू कम टू द फाइनल गुड्स, है ना। तो अब एस्केलेटेड टैरिफ में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है इसमें सबसे कम टैक्स आप चार्ज करते हो, ठीक है, लेकिन जैसे रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट गुड्स में आप पहुंच जाते हो तो इसमें हायर टैक्स चार्ज किया जाता है, एंड जब इंटरमीडिएट से आप फाइनल गुड्स पे पहुंच जाते हो तो इसमें और भी हायर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है फिनिश गुड्स पे और सबसे कम टैक्स चार्ज किया जाता है रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम एस्केलेटेड टैरिफ है कि जैसे जैसे गुड्स आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू चेन में वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। देखिए, एस्केलेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स हायर नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंपेयर्ड टू इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सबसे कम रॉ मटेरियल में टैक्स, उसके बाद इंटरमीडिएट इनपुट आता है, एंड फाइनली जो सबसे हाईएस्ट टैक्स होता है वो फिनिश्ड गुड्स में लगता है। Tariff on product increases as the product moves through the value added chain. Example, lower tariff जैसे कि 4% लगाई जाती है on raw materials like iron ore and higher tariffs जैसे कि 12% लगाई जाती है on finished products like steel pipes। देखिए, स्टील पाइप्स बनाने के लिए आपको आयरन और चाहिए, राइट। आयरन और आपके लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन जब तक ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, आयरन और के फॉर्म में है, तब तक इसमें सिर्फ 4% लगेगा, लेकिन जैसे ही इससे आप स्टील पाइप्स बना लोगे तो ये आपके फिनिश गुड्स हो गए, तो इस पे आप लगाओगे 12% टैक्स, ठीक है, हायर टैक्स ऑन फिनिश गुड्स देन ऑन रॉ मटेरियल्स। नाउ दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज डिस्क्रिमिनेटरी as it protects manufacturing industries in the importing countries and dampens the attempts of developing manufacturing industries of exporting countries। देखिए, ये टैरिफ को ना अक्सर इस पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उन्होंने 12% टैक्स लगा दिया फिनिश गुड्स पे, राइट। तो इन्होंने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्री के बारे में सोचिए। मान लीजिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है बेचारा, वो क्या है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, लेट्स वो गरीब है, ठीक है, अभी डेवलप कर रहा है, इट इज जस्ट ट्राइंग टू डेवलप, डेवलपिंग कंट्री। अब क्या होगा कि जब ये डेवलपिंग कंट्री आपको रॉ मटेरियल भेजेगा तब तो आप सिर्फ 4% टैक्स लगाओगे, लेकिन बेचारा जब खुद मैन्युफैक्चर करके भेजने की कोशिश कर रहा है तब आप 12% लगाओगे। यानी कि आप चाहते ही नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज मैन्युफैक्चर करे, आप चाहते हो ये हमेशा गरीबी बनता रहे, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या जो बिजनेस करे आप इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसे टैक्स से क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज ना ये आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इनको लगेगा कि देखो फिनिश गुड्स पे तो 12% टैक्स लगाएंगे, हमारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा, हम रॉ मटेरियल ही भेज देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को क्योंकि रॉ मटेरियल में कम टैक्स लग रहा है। तो इस तरह से बेचारे अपने सारे रिसोर्सेज ये दे देंगे किसी और कंट्री को, और वो कंट्री वो रिसोर्सेज यूज करके बहुत सारे गुड्स बनाएंगे और वो ही गुड्स वापस से लाके इनको बेचेंगे हायर रेट पे, राइट। तो ये तो हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाएंगे ना। आप इनके इंडस्ट्री, इनके प्रोडक्शन को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो बाय चार्जिंग हायर रेट्स ऑन फिनिश गुड्स। तो इसलिए जो डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज के है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो कि गरीब है, जो डेवलपिंग है सिर्फ, तो उनको आप क्या कर रहे हो, आप डिस्करेज कर रहे हो, एंड उनके लिए आप ये डिस्क्रिमिनेटरी एक टैक्सेशन सिस्टम लगा रहे हो। ओके, अंडरस्टूड कैसे ये डिस्क्रिमिनेटरी है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज आर दस forced to continue to be suppliers of raw materials without value addition। अगर ऐसा टैक्स लगाया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज बेचारा वो हमेशा रॉ मटेरियल ही सप्लाई करते रह जाएंगे, वो कभी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओके Okay, now the next type of tax is your prohibitive tax. A prohibitive tariff is the one that is set so high that no imports can enter। आपने सारे इंपोर्ट्स में इतनी ज्यादा हाई टैक्स लगा दिया ना कि कोई आपकी कंट्री पे अब इंपोर्ट ही नहीं करना चाह रहा, तो आपकी कंट्री में कोई भी इंपोर्टेड गुड्स आ ही नहीं पाएगा, इट कैन नॉट एंटर, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है? जब आपकी इंटेंशन होती है टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, तब आप बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाते हो ताकि कोई आपको इंपोर्ट करे ही ना। नाउ द अदर टाइप ऑफ टैरिफ इज इंपोर्ट सब्सिडीज। देखिए, अब सब्सिडी तो बिल्कुल टैरिफ के ऑपोजिट होता है। टैरिफ मतलब आप टैक्स लगा रहे हो,
लेकिन सब्सिडी मतलब आप छूट दे रहे हो। तो इंपोर्ट सब्सिडी में क्या होता है कि आप जो इंपोर्टेड कमोडिटीज है उनको सब्सिडी दे रहे हो, यानी कि उनकी प्राइस कम और कर रहे हो। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? देखिए, कई चीज ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके देश के लिए आपको वो सामान चाहिए होता है, लेकिन आपके देश में शायद वो अवेलेबल नहीं है या आप बना नहीं सकते अपने देश में। तो किसी भी वजह से अगर आपको बाहर से ये सामान लेना पड़ रहा है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस आप सब्सिडी लगा देते हो ताकि ऐसे गुड्स और आपकी कंट्री में आए। ठीक है। Import subsidies also exist in some countries. An import subsidy is simply a payment per unit as a percentage of the value of importation of a goods, that is negative import tariff. देखिए, टैरिफ में तो आप एक्सपोर्टर से पैसे चार्ज करते हो, राइट? जो भी आपके देश में सामान एक्सपोर्ट करना चाहे या जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप उस पर टैक्स चार्ज करते हो। लेकिन सब्सिडी में क्या होता है, आप उन कंट्रीज को पैसा और देते हो कि प्लीज यार हमारे गुड्स में ये सामान भेज दो, इसके बदले में मैं आपको एक इंसेंटिव, एक पैसा और दूंगा क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत है। तो ये बेसिकली नेगेटिव टैरिफ है। इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिक्रीज होती है क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ इज टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस। देखिए, ये टैरिफ जो है ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना आप। देखिए, समटाइम्स कंट्रीज इंगेज इन अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हिच आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर एंड एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक फर्म्स। कई कबार जो फॉरेन कंट्रीज आपको गुड्स एक्सपोर्ट करती है, राइट, जिससे आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, वो काफी ज्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, जिसके वजह से जो आपकी कंट्री में डोमेस्टिक फर्म्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचती है। तो ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस को काउंटर करने के लिए एंड आपके डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टैरिफ ले आया जाता है, जिसको हम टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस कहते हैं। देखिए, डिस्टॉर्शन मतलब खराब होना, और ट्रेड डिस्टॉर्ट कब होता है? जब अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। ठीक है। The affected importing countries, upon confirmation of the distortion, respond quickly by measures in the form of tariff responses to offset the distortion. तो जब भी आपको पता चलता है कि आपके देश में ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनफेयर प्रैक्टिसेस, आप क्विकली रिस्पॉन्ड करते हो और टैरिफ चार्ज करते हो इन रिस्पॉन्स टू द डिस्टॉर्शन टू ऑफसेट दोज डिस्टॉर्शंस। ठीक है। These policies are often referred to as ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। तो ऐसे पॉलिसीज को, राइट, ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। नाउ द फॉलोइंग आर द टू मेजर एग्जांपल्स ऑफ टैरिफ रिस्पॉन्सेस टू डिस्टॉर्शंस। तो दो मेजर टाइप्स ऑफ टैरिफ रिस्पॉन्सेस टू डिस्टॉर्शंस क्या क्या है? पहले तो है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड सेकेंड इट इज योर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। ओके, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी, देखिए अब आपको नाम से ही थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा कि एंटी डंपिंग मतलब डंपिंग को काउंटर करने के लिए जो ड्यूटी बनाई गई है वो एंटी डंपिंग है, राइट। लेकिन डंपिंग क्या होती है? देखिए, जब कोई भी कंट्री आपके देश में भर भर के सामान भेजता है और बहुत ही चीप में आपको सामान बेचता है, तो उसे हम कहते हैं कि आपकी कंट्री में सामान वो डंप कर रहा है। इतना चीप भेजता है कि उसकी कॉस्ट तक कवर नहीं हो रही। ठीक है, इतना चीप, और सेम गुड्स वो अपने कंट्री में तो हाई प्राइस में बेच रहा है या नॉर्मल प्राइस में बेच रहा है, बस आपकी कंट्री में ही वो बहुत चीप में बेच रहा है। इतना चीप, उसकी कॉस्ट से भी कम प्राइस में वो बेच रहा है, तो उसे हम डंपिंग कहते हैं। तो ऐसा आखिर ये करता क्यों है? आपको चीप में कोई भी क्यों सामान बेचेगा? देखिए, वो इसलिए करता है क्योंकि वो कंट्री चाहता है कि आपकी कंट्री में वो मार्केट कैप्चर कर सके। ठीक है, अगर कोई इतना चीप सामान बेच रहा है ना आपकी कंट्री में, तो आपके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है वो इनसे कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो इतने चीप में कभी सामान बना ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे फिर, क्योंकि कस्टमर्स तो सारे चीप सामान ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे करके ना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री सारे मार्केट से बाहर हो गए, तो फिर ये कंट्री क्या करता है, ये अगेन अपना प्राइस इंक्रीज कर देता है।
और इस टाइम पे तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, आपको इनसे ही खरीदना पड़ेगा। तो ये बस इनकी चाल होती है। ये इनिशियली चीप प्राइस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर सके, एक मोनोपोली बना सके, और जब ये मोनोपोली बना लेता है तो तब ये प्राइस इंक्रीज कर देगा और सारा प्रॉफिट खुद कमाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे षड्यंत्र से, ऐसे चाल से बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। ठीक है, देखिए, an anti-dumping duty is a protective tariff imposed by a domestic government on foreign imports perceived to be sold below the fair market value, यानी कि बहुत ही चीप में बेच रहा है, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जितना इसको प्राइस चार्ज करना चाहिए फेयर बेसिस में, उससे कम ये चार्ज कर रहा है। ओके, anti-dumping duty, it is implemented to counteract dumping where foreign manufacturers sell goods cheaper abroad than in the domestic market or below production cost. जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वो अपने मार्केट में तो ठीक प्राइस में बेच रहे होते हैं, बस आपके कंट्री में ही चीपर रेट में बेचते हैं, या इतना कम कि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम रेट में बेच रहे हैं, तो तब वो होता है डंपिंग। ठीक है, डंपिंग कैन बी परसिस्टेंट, सीजनल और सिक्लिकल। देखिए, ये परसिस्टेंट भी हो सकता है कि लंबे टाइम से ऐसा कर रहा है, या सीजनल भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सीजन में ऐसा करता है, या सिक्लिकल भी हो सकता है, यानी कि कोई एक बिजनेस साइकिल, जैसे कि रिसेशन में वो ऐसा करता है, या वो एक्सपेंशन के दौरान ही ऐसा करता है। तो किसी भी टाइप का डंपिंग हो सकता है। ठीक है, मोटिव क्या है डंपिंग करने का? देखिए, मोटिव इंक्लूड गेनिंग मार्केट शेयर थ्रू प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग का वही मतलब होता है कि एक ना आप चाल बिछा रहे हो। ठीक है, प्रेडेटरी होता है कि आप चाल बिछा रहे हो ताकि आप मार्केट कैप्चर कर सको, और ये चाल का बेट क्या होता है कि आप बहुत चीप सामान दे दो। ठीक है, तो ये बेट आप जनता को दे देते हो, बहुत चीप प्राइस आप रखते हो ताकि जनता सारे आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड हो। ठीक है, और आपकी मार्केट में मोनोपोली जमा पाओ। इसको हम प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, बहुत ही कम प्राइस। या फिर दूसरा मोटिव होता है एस्टैब्लिशिंग अ मोनोपोली पोजीशन इन द इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, चीप सामान बेच के आप एक मोनोपोली बनाना चाहते हो, यही इनका मेन एम मोटिव होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग या डंपिंग का। डंपिंग फेवर्स फॉरेन बायर्स बट हार्म्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय अंडरकटिंग प्राइसेस। ठीक है, अब चीप सामान जब होगा तो बायर को तो फायदा है, बायर को तो सस्ते में सामान मिल रहा है, लेकिन जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है ना। Exporters intentionally sell at a loss to undermine domestic competition। ठीक, जो ये चीप सामान बेच रहे हैं उनको भी पता है उनको लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस झेल रहे हैं, वो जानबूझ के लॉस में सामान बेच रहे हैं ताकि वो जो डोमेस्टिक कंपटीशन है उनको पहले कंपटीशन से बाहर कर सके। एक बार जब बाहर कर देंगे तो ये वापस से प्राइस बढ़ा के सारा ये लॉस भी रिकवर कर देंगे। तो ये इनका स्ट्रेटेजी होता है। Anti-dumping duty aims to neutralize the unfair price advantage of dumped goods and protect domestic industries from unfair competition and economic harm। तो जो षड्यंत्र है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का, तो उसको रोकने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हो। एंटी डंपिंग मेजर्स आर जस्टिफाइड इफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेस सीरियस इंजरी फ्रॉम इंपोर्ट कॉम्पिटिशन। देखिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी गुड्स में उठा के एंटी डंपिंग लगा दो, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको ये यकीन होना होता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सीरियस इंजरी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस गुड्स। ठीक है, पहले आपको प्रूव करना होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे डंपिंग की जा रही है, और जब आपको ये पूरा प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये डंपिंग ही है और ये खराब इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, तो तभी आप जाके एंटी डंपिंग मेजर्स लगा सकते। ठीक है, अगर कोई फेयर प्राइस में बेच रहा है तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर कोई प्रेडेटरी प्राइस में जानबूझ के चीप में बेच रहा है तभी आप लगा सकते। The protection provided should outweigh the cost to consumers, ensuring a net benefit to national economy। ठीक है, जब भी आप ड्यूटी लगाते हो, कॉस्ट को तो कंज्यूमर्स को तो नुकसान होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, राइट। बिफोर अप्लाइंग ड्यूटी कंज्यूमर सस्ते में खरीद रहे थे, आफ्टर अप्लाइंग ड्यूटी कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा महंगा तो हो गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंज्यूमर के लिए जो आपने नुकसान यहाँ पे किया है ना, एटलीस्ट आपके इकोनॉमी में उतना ही फायदा होना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली इन द एंड कंज्यूमर को भी फायदा हो। ठीक है,
जो आप कंज्यूमर को लॉस अभी दे रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि इकोनॉमी आपकी उतने से एटलीस्ट रिकवर कर रही है, और ये ड्यूटी लगाना पूरे नेशनल इकोनॉमी के लिए ही फेवरेबल है। ओके, इंडियाज इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि क्या इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाता है? बिल्कुल लगाता है। किस किस पे लगाता है? देखिए, कलर कोटेड स्टील फ्रॉम चाइना में इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है, ठीक है। जूट प्रोडक्शन फ्रॉम बांग्लादेश एंड नेपाल में भी इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया, क्योंकि जो ये जूट प्रोडक्ट्स बांग्लादेश और नेपाल इंडिया को बेच रहे थे, वो भी बहुत चीप डंप कर रहे थे इंडिया में एक तरीके से, ठीक है। तो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया हुआ है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ टैरिफ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इट इज योर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। देखिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होता है कि मान लीजिए एक फॉरेन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने प्रोड्यूसर्स को, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट की डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देते हैं टू प्रोड्यूस सर्टेन कमोडिटीज। अब सब्सिडी की वजह से क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज के गुड्स है उनकी कॉस्ट कम हो जाती है ना, सब्सिडी की वजह से। अब मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी नहीं दी थी अपने मैन्युफैक्चरर्स को, इसलिए इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो सेम गुड प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़े, उनके कॉस्ट थोड़े हायर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन गवर्नमेंट। तो देखिए, जब पे ये दो गुड्स मार्केट में आएंगे तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए तो नुकसान होगा, क्योंकि उनका कॉस्ट हाई है एज कम्पेयर टू फॉरेन इंडस्ट्रीज, राइट। तो इस तरह से ऐसे अनफेयर होने से बचाने के लिए, ऐसे अनफेयरनेस से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए इंडिया क्या करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाएगा, ताकि ऐसे फॉरेन सब्सिडी का कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर अनफेयर एडवांटेज ना उठा पाए इंडिया में, ठीक है। तो चलिए इसी को हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। देखिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर टैरिफ्स imposed to counteract the artificially low prices of imports that benefit from export subsidies and tax concessions provided by the exporting country's government। जो एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड किया है उनके मैन्युफैक्चरर को, जो टैक्स कंसेशन प्रोवाइड किया है उनके मैन्युफैक्चरर्स को, जिसके वजह से उनके मैन्युफैक्चरर्स के कॉस्ट आर्टिफिशियली लो हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है ये गुड्स में, फॉरेन गुड्स में, ठीक है। सब्सिडीज अलाउ फॉरेन फर्म्स टू एक्सपोर्ट गुड्स दे वुडंट बी कॉम्पिटिटिव विदाउट असिस्टेंट डिस्टॉर्टिंग द फ्री ट्रेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने ना सब्सिडी नहीं दी होती तो फॉरेन गुड्स कभी इतनी चीप होती ही नहीं। ये चीप इसलिए हो रही है क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। तो ये फेयर का हुआ, इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही तो उनका एक्सपेंसिव हो रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है तो उसके वजह से चीप हो रहा है, राइट। तो ये इंडियन के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए तो नुकसान वाली बात है, उनके लिए फेयर नहीं रहा। तो ऐसे अनफेयर ट्रेड डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इट इज इम्पोज्ड टू नेगेट द अनफेयर प्राइस एडवांटेज ग्रांटेड बाय subsidies। CVDs, countervailing duties, help protect domestic industries and firms from being undermined by subsidized foreign goods, ठीक है। For subsidized foreign goods की वजह से domestic industries को undermine नहीं होनी चाहिए, इससे बचाने के लिए CVD लगाई जाती है। It helps to maintain a level playing field for domestic producers, ठीक है। एक फेयर मौका देना चाहती है मार्केट में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहती है। तो क्या काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंडिया लगाता है? यस, इन 2016 इंडिया इम्पोज्ड और 12.5% काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम सब्सिडाइज्ड कंपटीशन, ठीक। तो जो भी गोल्ड ज्वेलरी एशियन कंट्रीज से आ रही थी उन पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंडिया लगाता है। डन। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ टैरिफ्स थे वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यही सारी टैरिफ्स आपके बुक में दी गई है और आई होप आपको सारी टैरिफ्स क्लियरली समझ आ गए हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ की। देखिए, हमने ये तो जाना कि टैरिफ एक प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, राइट। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर कंपटीशन को रोकता है और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है।
तो ये तो इसका फायदा है। लेकिन देखिए हर चीज का दो पहलू होता है। अगर टैरिफ का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। तो हम दोनों फायदा और नुकसान एक बार देख लेते हैं। लेट अस लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। देखिए tariffs create obstacles, reducing the volume of imports and exports and worsening the market access for exporting countries. देखिए इंपोर्टिंग कंट्री के लिए तो शायद ये प्रोटेक्टिव काम करता है ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाता है। लेकिन एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए क्या करता है, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, राइट। और जो मार्केट एक्सेस है उनका, उसको कम कर देता है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा टैरिफ है यहाँ वहाँ पे ये ज्यादा कुछ बेच नहीं पाएंगे, तो इनके मार्केट एक्सेस धीरे धीरे कम हो जाती है। जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। टैरिफ मेक्स इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, लीडिंग टू हायर प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटी दे कैन अफोर्ड टू बाय। अगेन प्रोड्यूसर्स को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए क्या करता है, हायर प्राइसेस बना देता है, राइट। सो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जब भी प्राइस हाई होगी तो वो जो क्वांटिटी है जितना वो खरीद सकते थे वो कम हो जाएगी, राइट। सो देयर विल बी डिक्रीज इन क्वांटिटी दे कैन अफोर्ड टू बाय। Higher prices from tariffs encourage consumers to buy domestically produced substitutes, protecting local industries. लेकिन जब भी ये प्राइसेस हाई होती है तो कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं, वो इंकरेज हो जाते हैं कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज ही खरीदे। तो इस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज को तो यहाँ पे फायदा मिलता है। Domestic producers gain as tariffs allow them to charge a higher price and increase their producer surplus due to reduced foreign competition. टैरिफ क्या करता है कि फॉरेन की जो चीजें हैं उनको महंगी बना देती है, राइट। तो इस तरह से जो फॉरेन कंपटीशन है वो कम हो जाता है, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ये भी फायदा होता है कि वो अपना प्राइस हायर कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द लेस कंपटीशन, एंड वो एक प्रोड्यूसर सरप्लस कमा सकते हैं। देखिए प्रोड्यूसर को तो फायदा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को तो फायदा ही है। बनाया ही टैरिफ इसलिए गया है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फायदा हो, लेकिन कंज्यूमर को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। Now, higher prices and profits from tariff lead to increased output, new firms entering the industry, and higher employment. देखिए टैरिफ की वजह से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है, वो अपना प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन उनके लिए कम हो गया है। जैसे वो प्राइस इंक्रीज करेंगे वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो वो ज्यादा आउटपुट बनाएंगे, और ये देख के जो न्यू फॉर्म्स है वो भी अट्रैक्टेड होंगे इस इंडस्ट्री के तरफ, राइट। तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, न्यू फॉर्म्स आएंगे, जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी न्यू फॉर्म्स आएगी तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी और लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होगा। तो देखिए पूरी इकोनॉमी के लिए यहाँ पे टैरिफ फायदेमंद हो सकता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए। लेकिन देखिए टैरिफ ऑल्सो डिसरप्ट्स द बेनिफिट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, leading to inefficient production and discouraging efficient global practices. देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज हमने यूनिट 1 पे पढ़ा था, राइट। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता था कि एक कंट्री कम कॉस्ट में या फिर कम टाइम में दूसरी कंट्री के मुकाबले अगर गुड प्रोड्यूस कर सके तो हमने कहा था कि वो उस कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब देखिए कंट्री कम कॉस्ट में तो बना रहा है, लेकिन जैसे वो आपके देश में भेज रहा है आप उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो अब उसका कॉस्ट कम तो रहा ही नहीं, उसका कॉस्ट तो आपने ज्यादा कर दिया। तो जो ये बेनिफिट था ये कंट्री का, एक कंपैरेटिव एडवांटेज था, वो कहीं ना कहीं टैरिफ खत्म कर देता है या कम कर देता है। एंड दिस लीड्स टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इट आल्सो डिस्करेजेस ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। कहीं ना कहीं जो हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं उसको डिस्करेज करता है टैरिफ्स, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट है ऑफ टैरिफ्स। Tariff generate additional revenue for the government of the importing country. अब टैरिफ ऑब्वियसली टैक्स है एंड टैक्स इज अ गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो टैरिफ रेवेन्यू तो जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे ना जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है वो सारे साथ में ही लिखी गई है, ठीक है। ऐसा सेग्रीगेट नहीं किया गया कि ये एडवांटेज है ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। एज अ इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ करके आपको सारे पॉइंटर्स साथ में ही दिया गया है, आपको खुद से समझना है कि कौन सा एडवांटेज है कौन सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। Okay, so with this we've come to the end of the tariff measures. हमने जितने भी सारे टैरिफ्स थे उसके इफेक्ट्स थे सारे पढ़ लिए। तो पार्ट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 में हम नॉन टैरिफ मेजर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन बिफोर यू गो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने अपने वेबसाइट में मैक्रो की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है।
यहाँ पे आपको मिलेगा एडिशनल एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 6 टू चैप्टर 10, यानी कि जो मैक्रो पार्ट है ना आपका, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एडिशनल एमसीक्यूज लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे आपको 15 टेस्ट मिलेंगे इन टोटल। ये टेस्ट में यूनिट वाइज मैंने रखा है, ठीक है, जैसे कि चैप्टर 6 यूनिट 1 के लिए एक टेस्ट, यूनिट 2 के लिए एक टेस्ट, तो ऐसे करके आपको 15 यूनिट्स के लिए 15 टेस्ट मिलेंगे। और प्रत्येक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और आपको भी कॉन्फिडेंस देगा कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे हो, राइट। आपको भी खुद को एक टेस्ट करने का मौका मिलेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। देखिए 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, अराउंड 830 क्वेश्चन है, और धीरे धीरे करके इसमें क्वेश्चन और ऐड होते ही रहेंगे। तो ये आपके लिए, आपके मैक्रो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये पूरा सेट अवेलेबल है, अ सेट ऑफ 15 टेस्ट, ठीक है। तो आई होप आप इसको अवेल करेंगे और इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स ही नहीं है, एक्सप्लेनेशंस भी है। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि आप एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर, ठीक है। और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं तो हूँ ही, आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई एम अवेलेबल देयर। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।